तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट की। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आई डोंट नो, मैं बाकी लोगों की वीडियोस नहीं देखता, लेकिन अपना अगर मैं बताऊं तो मैं कोशिश करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि WWE AEW में से जानबूझ के किसी एक को ना चुनूं। जो मुझे पसंद आ रहा है वो मैं आपको ऑनेस्टली आके बताता हूं, और जो नहीं पसंद आता उसके बारे में हम बात करते हैं। ये ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है और हम स्टोरी टेलिंग, ऑडियंस, रिएक्शंस, लोग जिस तरीके से रेसलिंग कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ मैचेस की हम बात करते हैं, और ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं एक अच्छा रेसलिंग शो। और आज का जो AEW डायनामाइट का शो हमें देखने को मिला है और जो बिल्ड रेवोल्यूशन के लिए AEW कर रही है, आई थिंक गाइज ऑलमोस्ट परफेक्ट सब कुछ चल रहा है। एक या दो चीजें अगर हम पूरे शो में से हटा दें, आई थिंक बहुत ज्यादा एफर्ट हर एक स्टोरी लाइन में डाला जा रहा है और कोई भी स्टोरी देख के ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ भाई इसमें मजा नहीं आ रहा या फिर ये बहुत बोरिंग है, ये किस रीजन की वजह से ऐसे बुकिंग करी जा रही है। तो आज कुछ कमाल के प्रोमोज हमें देखने को मिले, कमाल के रेसलिंग मैचेस देखने को मिले और मैचेस के अंदर भी स्टोरीज दिखाई जा रही हैं। एक बड़ा डेब्यू आज AEW में देखने को मिला। सारी चीजों की हम बात करेंगे गाइस, वीडियो को आप एंड तक देखते रहें और अगर आपने शो देख लिया अपने ओपिनियंस आप मुझे कमेंट्स में बताएं। तो ये स्टार्ट होता है एक AEW 10 मैन टैग टीम बैटल रॉयल के साथ, जो कि क्राउन करने वाली थी फर्स्ट नंबर 1 कंटेंडर फॉर द AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स। और अगले हफ्ते एक और मैच करा जाएगा जो कि अगला कंटेंडर जो है उसको क्राउन करा जाएगा वहां पे, और ट्रिपल थ्रेट मैच रेवोल्यूशन में देखने को मिलेगा। और कमाल के तरीके से यहाँ पे बुक करा गया था। स्टार्टिंग में एंटरटेनिंग मैच था, फास्ट पेस चल रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस मैच की बुकिंग कुछ ऐसी थी कि हर टीम जो एंड में बची थी, टॉप 4 टीम्स, उनका एक एक मेंबर ही इस मैच के अंदर बचा था। ऐसा नहीं था कि कोई भी एक पूरी टैग टीम एंड में बची है। तो इस मैच के एंड में काफी कमाल के हमें सीक्वेंसेस देखने को मिले, जिनमें से पहला ये था जब सेंटाना और ट्रेंट लड़ रहे थे एप्रन के ऊपर। वहां पे गाइस देखने को मिलता है कि किस तरीके से मैट जैक्सन और काइल ओराइली टीम अप करके इन दोनों को बाहर फेंक देते हैं, जबकि ये दोनों सेम टीम में नहीं थे। एडम कोल की वजह से ये दोनों टीम्स आपस में रिलेटेड हैं। उसके बाद जो लास्ट में 3 बंदे बचे वो थे जॉन सिल्वर, मैट जैक्सन और काइल ओराइली। और मैट जैक्सन को काइल ओराइली कहते हैं तुम जॉन सिल्वर को बाहर निकालो, लेकिन वो पीछे से मैट जैक्सन को भी बाहर फेंक देते हैं। तो रेड ड्रैगन की टीम यानी कि काइल ओराइली और बॉबी फिश यहाँ पे कंटेंडर्स बने फॉर द AEW टैग टीम चैंपियनशिप। FTR को भी बॉबी फिश ने उठा के बाहर फेंक दिया था, जबकि वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके थे। और एक पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे ये था कि मैट हार्डी प्राइवेट पार्टी पे वॉकआउट कर जाते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस टैग टीम के अंदर इन्वेस्ट करा है, लेकिन ये लोग तो भाई कुछ करते नहीं है। तो क्या मैट हार्डी अपने आप को एक बार फिर से रिंग में उतारेंगे, ये सारा मैनेजर वाला रोल छोड़ के? क्या एक्चुअली में वो अपने भाई के पास जाएंगे ताकि वो इस AEW टैग टीम डिवीजन पे थोड़ा अपना कंट्रोल बना सकें? इज जेफ हार्डी अबाउट टू डेब्यू ऑन AEW? अगर वो होता है गाइस तो मेरे को लगता है पॉसिबिलिटी उसकी बनती है एट रेवोल्यूशन। परफेक्ट वो अपॉर्चुनिटी है AEW के लिए जेफ हार्डी को डेब्यू करने के लिए। तो मैच यहाँ पे काइल ओराइली और बॉबी फिश की टीम जीत गई, लेकिन यहाँ पे बाद में आ जाते हैं बाहर एडम हैंगमैन पेज और वो अटैक कर देते हैं इन दोनों के ऊपर, और एडम कोल भी अंदर आते हैं, लेकिन एडम पेज को यहाँ पे अपर हैंड मिलता है। उसके बाद वो स्टील चेयर यहाँ पे लेके आराम से रिंग के बीच में बैठते हैं और कहते हैं आर यू रेडी फॉर अ स्टोरी टाइम विद एडम पेज बेबी? और यहाँ पे वो बताते हैं एडम कोल के बारे में कि किस तरीके से हमेशा से एडम कोल जो है काइल ओराइली और बॉबी फिश के पीछे भाग रहा था। जब उसकी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई तो वो AEW में आ गया, अब वो AEW चैंपियनशिप के पीछे पड़ा है। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है बक शॉट लैडियट उसको पड़ेगा और रेवोल्यूशन के अंदर द बेटर एडम इज गोइंग टू विन एंड ही इज गोइंग टू स्टे AEW चैंपियन। तो यहाँ पे एक कमाल का प्रोमो था एडम पेज की तरफ से। और ओवरऑल गाइस जो आज माइक की परफॉर्मेंस हर सुपरस्टार की तरफ से सुनने को मिली है, इसको मैं ऑलमोस्ट 9 या 10 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूंगा। हर एक प्रोमो का लेवल इतना ज्यादा हाई था। तो अच्छी स्टोरी बिल्ड हो रही है कोल और पेज के बीच में। फॉर द AEW चैंपियनशिप ये बैटल करेंगे एट रेवोल्यूशन। इसके बाद एक प्रोमो इतना कमाल का, और भाई इसको टॉप करने के लिए बाहर आ जाते हैं मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा म्यूजिक बंद करो, और वो यहाँ पे एक स्टोरी सुनाने आए हैं कि कैसे सब लोग CM पंक को पसंद करते थे। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मैं MJF भी CM पंक को पसंद करता था। वो कहते हैं स्कूल में मुझे बहुत ज्यादा बुली करा जाता था और मैं CM पंक को देखता था जो उस टाइम पे अपने वर्ड्स, अपनी जो उसकी सिचुएशन थी उसको क्राउड के सामने रखता था और अपने आप को लोगों के सामने प्रूव करता था, और वही मुझे भी करना था जैसा CM पंक उस टाइम पे था। मुझे भी CM पंक की तरह बनना
था और जब मैं उससे मिला तो वो मेरे लिए एक बहुत बढ़िया दिन था। लेकिन 2014 के अंदर जब CM पंक क्विट करके चला गया तो मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और MJF कहते हैं कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि CM पंक ने मुझे बिट्रे करा है, और वहां से मैंने सोच लिया कि अब मैं ये गलती नहीं करूंगा जो CM पंक ने करी थी, और मैं लोगों को कभी ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं तो मैं CM पंक से बिल्कुल बेटर नहीं हूं, और ये बात तो सबको पता ही है कि CM पंक आई एम बेटर देन यू एंड यू नो इट। तो उन्होंने बहुत लंबी अच्छी खासी स्टोरी यहाँ पे सुनाई अपनी प्रॉब्लम सिचुएशन की, कैसे वो मजबूरी में CM पंक के फैन थे और उनको एट द एंड बिट्रेड यहाँ पे फील होना पड़ा। अल्टीमेट प्रोमो था यहाँ पे, और जबकि स्टार्टिंग में MJF को बहुत ज्यादा बू मिल रही थी, लोग ध्यान से सुन रहे थे वो क्या कहना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगा। और उसके बाद CM पंक बाहर आते हैं और वो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछते हैं बिना माइक के MJF से, क्या जो कुछ तुमने बोला है सच में सही है, क्या तुम्हारी ये फीलिंग्स है मेरी तरफ? और वहां से MJF रोते रोते चले जाते हैं। तो हो सकता है कि MJF अभी भी माइंड गेम्स खेल रहे हो गाइस, लेकिन काफी अच्छा इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिला। और डॉग कॉलर जो मैच है वो होगा रेवोल्यूशन में। MJF ने एक और लाइन बोली कि CM पंक तुम मुझे कॉलर से मारो, मुझे पकड़ के मेरा गला घोट दो, लेकिन आई विल नेवर गिव अप लाइक यू क्विट इन 2014। तो अल्टीमेट बिल्ड रहा है इन दोनों के बीच में गाइस। एक मैच ऑलरेडी हो चुका है और अगले मैच के लिए हम वेट करेंगे एट रेवोल्यूशन। इसके बाद हम बात करें तो AEW बैक टू बैक आज भाई कमाल कर रही थी शो के अंदर, क्योंकि ये टैग टीम मैच देखने को मिलता है ब्रोडी किंग एंड मैलाकाई ब्लैक अगेंस्ट पाक एंड पेंटा ऑस्क्यूरो, जो कि उनका इविल गिमिक है पुराने टाइम में, जो कि वो इंडीज में यूज करते थे। मुझे ज्यादा नॉलेज इसकी नहीं है, लेकिन मैं ट्विटर पे थोड़ा देख रहा था तो उनकी एंट्रेंस आज बिल्कुल यूनिक थी, अलग थी, और इनकी टीम को विक्ट्री भी मिल गई। तो हाउस ऑफ ब्लैक जबकि कमाल का मैच इन सबके बीच में देखने को मिला, और स्पेशली मैं बोलूंगा कि ब्रोडी किंग को ज्यादा टाइम नहीं हुआ आए हुए, लेकिन वो काफी मुझे इंप्रेस कर रहे हैं इन रिंग। उनके जो मतलब स्किल्स हैं और एसेट है वो AEW के लिए काफी काम आने वाले हैं आगे जाके। लेकिन जब ये मैच खत्म होता है, हाउस ऑफ ब्लैक अटैक अपना कंटिन्यू करता है ऑन पेंटा एंड पाक, लाइट्स ऑफ होती हैं और आ जाते हैं गाइस बडी मैथ्यूज। जी हाँ, AEW ने बडी मैथ्यूज को हायर कर लिया है, जिनको हम बडी मर्फी के नाम से WWE में जानते थे। उनकी प्रेजेंस ही इतनी ज्यादा थी यहाँ पे कि लोग होली शिट चैंट कर रहे थे, और उसी समय लग रहा था कि ये एक बहुत कमाल की साइनिंग रहने वाली है। उन्होंने पहले ऐसा दिखाया कि वो मैलाकाई ब्लैक को अटैक करेंगे, लेकिन उसके बाद वो पाक और पेंटा को मारते हैं, और उन्होंने भी हाउस ऑफ ब्लैक को ज्वाइन कर लिया है। तो अल्टीमेट ट्विस्ट एंड टर्न था इस पूरी सेगमेंट के अंदर, और बडी मैथ्यूज की जो लुक है वो अपने आप में इतनी कमाल की है। अब बस हाउस ऑफ ब्लैक की आगे स्टोरी लाइन अगर बढ़िया रहती है, इनके कैरेक्टर सही से बिल्ड करे जाते हैं, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये ग्रुप बहुत बढ़िया बन सकता है। इसमें नए बंदे ऐड करे जा सकते हैं, और मैलाकाई ब्लैक की पोटेंशियल हम जानते हैं, बडी मैथ्यूज की हम पोटेंशियल जानते हैं, और जैसा कि मैंने बोला गाइस, ब्रोडी किंग भी बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। तो सारी सिचुएशन अच्छी लग रही है इस टीम के लिए गाइस, लेकिन आज जो है हमें कमाल का सक्सेसफुल डेब्यू देखने को मिला बडी मैथ्यूज की तरफ से ऑन डायनामाइट। इसके बाद एक और बॉम्ब सेगमेंट क्रिस जेरिको और एडी किंगस्टन की कन्फ्रंटेशन, जो कि आज हमें देखने को मिली डायनामाइट में, और ये दोनों आ जाते हैं रिंग के अंदर, सिक्योरिटी खड़ी होती है, और एडी किंगस्टन कहते हैं क्रिस तुम पहले मुझे ये बताओ कि ये सिक्योरिटी किसके लिए है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं तो हम क्या कर रहे हैं। टोनी खान तुम 2 लड़कियों को बाहर भेज दो, उनको मैच लड़ने दो, हम यहाँ पे ऐसे बात नहीं करेंगे। तो क्रिस जेरिको कहते हैं मैंने सिक्योरिटी इसलिए यहाँ पे लाई ताकि हम मैन टू मैन एक दूसरे से बात कर सकें, कुछ ऐसी चीजें जो कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ तुमको एडी। तो एडी कहते हैं भाई देखो, मैं एक रेसलर हूँ, मैं स्पोर्ट्स एंटरटेनर नहीं हूँ, ये एक रेसलिंग कंपनी है, ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं है, और अगर तुम्हें वहां पे जाना है तो वो कुछ ही ब्लॉक्स दूर है यहाँ से, तुम चले जाओ, क्योंकि आज ब्रिजपोर्ट कनेटिकट में डायनामाइट हो रही थी, और स्टैमफोर्ड कनेटिकट 25 मिनट दूर वहां से गाइस WWE का हेडक्वार्टर्स है, बात हम जानते हैं। तो क्रिस जेरिको कहते हैं कि भाई ठीक है, ये तुम्हारी बात सही है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ये जो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है वो एक्चुअली में एंटरटेनिंग होने वाला है। तो बिल्कुल शॉट्स लिए जा रहे थे बैक टू बैक, लोग बहुत ज्यादा इस पे रिएक्ट भी कर रहे थे, तो एक सक्सेसफुल स्टार्ट था सेगमेंट के लिए। और उसके बाद जेरिको एक स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे एडी किंगस्टन जो है हमेशा से एक फेलियर रहा है। वो कहते हैं कि जब एडी आया AEW में, सारे लोग बहुत हाइप बना रहे थे, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि एडी किंगस्टन है कौन। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसका मैच देखा, मैंने उसके प्रोमो सुने, तो मेरी रिस्पेक्ट एडी किंगस्टन के लिए बढ़ गई। लेकिन एक बात यह है कि एडी किंगस्टन मुझसे इसलिए लड़ना चाहता है क्योंकि वो मुझसे जेलस है कि 38 इयर्स की एज में जाके एडी किंगस्टन को अपनी लाइफ में इस रेसलिंग बिजनेस में सक्सेस मिला है। और जेरिको कहते हैं मैं
22 ईयर्स की एज में वो सब कर चुका था और 38 ईयर्स तक तो मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए थे, सारी चैंपियनशिप्स जीत ली थी और पेपर व्यूज को हेडलाइन कर दिया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एडी किंगस्टन कहते हैं ठीक है भाई, तुम सारी बातें बोल रहे हो, तुमने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, तो क्या इसके लिए मैं तुम्हें कुकी दूं? क्योंकि अगर तुमने वो सारी मेन इवेंट करे हैं तो वो इस वजह से क्योंकि मैं उस समय पे वहां पे नहीं था, मेरी स्टोरी तुमसे थोड़ी अलग है और मैं उस तरीके से सबके पीछे पीछे भाग के अपना काम नहीं कराता जैसे कि तुम कराते हो। मैं जहां पे भी जाता हूं मेरे हिसाब से वहां पे काम होना चाहिए और वो मेरे लिए जो है पहली प्रायोरिटी रहती है। और एडी किंगस्टन यहाँ पे एक मैच मांगते हैं फ्रॉम क्रिस जेरिको एट AEW रेवोल्यूशन, जिसके लिए यहाँ पे जेरिको एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई अगर मैं हारता हूं रेवोल्यूशन में तो मैं तुम्हारा तब मजाक नहीं उड़ाऊंगा, उठूंगा, तुम्हारा हाथ शेक करूंगा और तुम्हें मैं रिस्पेक्ट दूंगा। लेकिन एडी तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमने खुद बोला था तुम्हारे अंकल और फादर दोनों फेलियर हैं, तुम्हें भी अंदर बातें पता है कि तुम एक फेलियर हो और तुम कभी वो बड़ी मोमेंट को नहीं ग्रैब कर सकते जो कि मैं इतने सालों से करते आ रहा हूं और इसी वजह से तुम कभी क्रिस जेरिको भी नहीं बन सकते। तो एडी किंगस्टन का रिस्पॉन्स भी यहाँ पे गाइस काफी कमाल का था। वो कहते हैं कि मुझे भाई जेरिको तुम्हारा बेस्ट वर्जन चाहिए एट रेवोल्यूशन, ताकि मेरे पास बाद में कोई एक्सक्यूजेस ना हो। मुझे वो जेरिको नहीं चाहिए जो इधर उधर ऐसे घूम के टैग टीम बनाता रहता है, मुझे वो जेरिको नहीं चाहिए जिसको MJF ने केज से फेंक दिया था, मुझे वो जेरिको चाहिए जिसने WCW की तकदीर बदली, वो जेरिको जो कि फर्स्ट AEW चैंपियन था और वो जेरिको जिसको तुम्हारा क्लोज फ्रेंड लेवेक हेट करता है। ऑब्वियसली गाइज ये एक कॉल थी ट्रिपल एच की तरफ। तो एंडिंग इस प्रोमो की बिल्कुल कमाल की थी और एडी किंगस्टन का ये कहना है कि वो जेरिको को हरा सकते हैं, लेकिन जेरिको दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एडी किंगस्टन डरा हुआ है, वो अंदर से भी ये बात जानता है कि वो मुझे नहीं हरा सकता। अमेजिंग बैक एंड फ्रंट यहाँ पे जो हमें देखने को मिला जेरिको और किंगस्टन के बीच में। दिस इज कॉल्ड गाइस स्टोरी टेलिंग कि 2-3 हफ्तों के गैप में कैसे पहले इनर सर्कल के साथ जेरिको की लड़ाई हुई जो कि लीड करी एडी किंगस्टन पे और अब एडी किंगस्टन और जेरिको अपना स्कोर सेटल करेंगे एट रेवोल्यूशन। कमाल की बुकिंग यहाँ पे चल रही थी, बहुत अच्छा है प्रोमो था एंड AEW एब्सोल्युटली किल्ड इट। इसके बाद हम बात करते हैं तो कुछ छोटे मोटे मैचेस हुए जैसे कि फेस ऑफ क्वालिफाइंग मैच जो कि AEW रेवोल्यूशन के लिए फॉर द लैडर मैच और यहाँ पे हरा दिया रिकी स्टार्क्स ने गाइस डार्क ऑर्डर के नंबर 10 को, ये मैच देखने को मिला। इसके बाद TBS चैंपियनशिप का मैच जहां जेड कारगिल ने हरा दिया द बनी को और मैच के बाद वो प्रोमो कट करते हैं कि मैं 28-0 हूं और उसके बाद मैं ऐसी 50-0 हो जाऊंगी, 60-0 हो जाऊंगी। तो क्वेश्चन ये है कि हुज नेक्स्ट, और ऑब्वियसली हम जानते हैं डायलॉग कौन बोलता है, तो लोग गोल्डबर्ग की चैंट्स कर रहे थे लेकिन बाहर आ जाती है टाई कॉन्टी और वो कहती हैं कि मैं हूं नेक्स्ट और वो अटैक कर देती है जेड कारगिल को, लेकिन द बनी भी उनको यहाँ पे अटैक करती हैं। तो एट द एंड यहाँ पे एना जे आती हैं सेव करने के लिए टाई कॉन्टी को, लेकिन ऐसा लग रहा है गाइस कि यहाँ पे जेड कारगिल का जो अपोनेंट है वो होने वाली है टाई कॉन्टी फॉर AEW रेवोल्यूशन। ये जो चीज थी मुझे ओवरऑल थोड़ी वीक लगी। इसके बाद हम बात करते हैं तो बैक स्टेज थे कीथ ली जिनको कन्फ्रंट करते हैं रिकी स्टार्क्स और पावर हाउस हॉब्स जो कि तीनों बंदे अब फेस ऑफ रेवोल्यूशन मैच के अंदर हैं। वेट नहीं हो रही भाई कि क्या होगा जब कीथ ली और पावर हाउस हॉब्स कोलाइड करेंगे उस लैडर मैच के अंदर, क्या मस्त वहां पे मोमेंट्स हो सकते हैं, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूं। और फाइनली शो का जो मेन इवेंट था गाइस, ब्रायन डैनियलसन अगेंस्ट डैनियल गार्सिया, कि ब्रायन रिस्पेक्ट कर रहे हैं डैनियल गार्सिया की, वो बहुत टैलेंटेड बंदा है, लेकिन ब्रायन एक बार फिर से यही प्रूव करने वाले हैं कि उनसे ऊपर फिलहाल कोई है नहीं। और मैच के बाद वो आंसर करने वाले थे जॉन मॉक्सली को, तो उन्होंने हरा दिया यहाँ पे डैनियल गार्सिया को और उसके बाद वो कहते हैं माइक लेके जो मैंने बोला था वो कर दिया। 2.0 आके अटैक करती है यहाँ पे ब्रायन को और उसके बाद जॉन मॉक्सली आके ब्रायन को यहाँ पे सेव करते हैं, लेकिन उसके बाद ब्रायन उठाते हैं माइक और कहते हैं मॉक्सली तुमने बोला था कि टीम करने से पहले मुझे तुम्हारे साथ ब्लीड करना पड़ेगा, ये स्टील चेयर की मेरे को नीड नहीं है किसी को ब्लीड कराने के लिए और मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। इफ यू वांट अ मैच एट रेवोल्यूशन यू गॉट इट। और डैनियल ब्रायन एट द एंड कहते हैं कि मॉक्सली हमारा मैच होने वाला है और ये बात याद रखना कि वो सिर्फ एक ही बंदा होगा जो उस मैच के अंदर ब्लीड करेगा। तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से शो का एंड करा गया। जॉन मॉक्सली वर्सेस ब्रायन डैनियलसन ऑफिशियल कर दिया गया है इतने कमाल के कार्ड के ऊपर। तो आई थिंक ऑलमोस्ट गाइज रेसलमेनिया जैसे स्केल पे जबकि ये शो नहीं हो रहा, AEW ने टॉप लेवल का पेपर व्यू प्रिपेयर करा है और आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा रीजन बनता है जो मैं कह सकूं कि रेवोल्यूशन डिसअपॉइंट करेगी। तो गाइज ये था आज का AEW डायनामाइट का रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक करें, सभी चीजों पे आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।